से खुश रहो बेटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss company analysis. We start with the company analysis. Company analysis deal with the estimation of return and risk of individual share. This call for information. Basically company analysis में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है उसके शेयर्स की प्राइस कितनी जा सकती है फ्यूचर में, कंपनी में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, कंपनी से मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है. ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी आपको एनुअल रिपोर्ट के थ्रू अवेलेबल कराती है. और एनुअल रिपोर्ट जो है वो कंपनी के कस्टमर हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, क्रेडिटर हो गए, सप्लायर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन सब के लिए बेनिफिशियल होती है. द इंटरनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट to shareholder, public and private statement of officer of the companies regarding the company's financial position. एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो हम कंपनी के बाहर के लोगों से रिसीव करते हैं. फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल वे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी के बारे में वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, किसी ग्रुप में बैठे हो, फैमिली में बैठे हो, वहाँ पे अगर आप किसी कंपनी की बातचीत करते हो तो वहाँ से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में निकल के आ ही जाती. वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हमने ये पढ़ा था कि कंपनी एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस कितनी जा सकती है, कंपनी में रिस्क है या नहीं, रिटर्न मिल सकता है या नहीं. तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपनी की अर्निंग देखनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा. ये सब चीज़ें हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी. तो कंपनी के एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड अवेलेबल है. फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस. फंड फ्लो आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी में फंड कहाँ से आ रहा है और फंड कहाँ पे जा रहा है. फंड फ्लो का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. बेसिकली फंड फ्लो को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. इसका मतलब फंड के दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो हो गई करंट एसेट्स, एक हो गई करंट लायबिलिटी. तो वो स्टेटमेंट जो हमें ये बताता है कि आपकी बिजनेस में करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी के सोर्सेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है, वो क्या कहलाता है, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट. नाउ द सेकंड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी में कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है. इट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर. नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस. इनको हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. The following are the some ratio which a investor use for analyzing company performance. सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो एनालिसिस होता क्या है. रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक विच इज यूज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल ऑफ फाइनेंशियल आइटम. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में दो कंपनी है ए एंड बी. एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगा के 20,000 अर्न करती है, वही दूसरी कंपनी 2 लाख रुपए लगा के 22,000 रुपए अर्न करती है. तो अब आपसे ये पूछा जाएगा आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे. तो हम अगर अमाउंट को देखें प्रॉफिट का तो बी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है. पर यहाँ पे हमें परसेंटेज देखना पड़ेगा कि ए कंपनी ने 1 लाख लगा के 20,000 कमाए, मतलब वो 20% कमा रही है, और बी कंपनी ने 2 लाख रुपए लगा के 22 या 23,000 रुपए कमाए हैं. तो इसका मतलब वो केवल 18 या 19% ही अर्न कर रही है. तो ज़्यादा रिटर्न आपको किस कंपनी में मिल रहा है, ए कंपनी में. तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट किस में करोगे, ए कंपनी में. अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं. अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर आपको ये बताता है कि अगर आप एक शेयर परचेज करते हो तो उसके ऊपर आपको कितने की अर्निंग होती है. नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड रेशियो और पी रेशियो. ये दोनों रेशियो मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये, पर मार्केट में वो 15 रुपये में मिल रहा है. तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा यहाँ पे, 15 रुपये, न कि 10 रुपये. तो हमें जो भी अर्निंग होगी, चाहे वो डिविडेंड हो या अर्निंग पर शेयर हो, वो मार्केट प्राइस के रिलेशन में कैलकुलेट की जाएगी. तो इनके फॉर्मूले हैं डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और पी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर.
रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो आपको ये बताते हैं कि कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने कितना अर्न किया। और उसी तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है, सेल है, और जो कंपनी का एक्सपेंसेस है उसमें से लेस करने के बाद में जो आपका प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है, वो क्या बताता है, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस में जो टोटल फंड लगा हुआ है उसमें से आपका खुद का कितना पैसा है और बाहर वालों का कितना पैसा है। डेप्ट मतलब बाहर वालों का पैसा, उधार का पैसा, इक्विटी मतलब आपका खुद का पैसा। ये रेशियो हमेशा होना चाहिए 0.5:1। इसका मतलब होता है कि बाहर वालों का पैसा 0.5 50 पैसे होना चाहिए और खुद का पैसा 1 रुपये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खुद का पैसा ज़्यादा होगा तभी आप बाहर वालों का पैसा पेड कर पाओगे। आपके पास 1 रुपये तब भी आप बाहर वालों के 0.50 पैसे पेड कर पाओगे। तो आपके खुद का फंड, कंपनी का ऑन फंड हमेशा क्रेडिट फंड से ज़्यादा होना चाहिए। Analysis helps the analyst to make a proper comparison between two or more firms over a period of time. It can also be compared with industry average. That is, it helps to understand the strength or weakness of particular firm in comparison with other related firms in industry. The figure of the base year are taken as 100 and trends ratio for other year are calculated on the basis of base year. The analyst is able to see the trend of figure whether upward or downward. For example, if sale figure for the year 2006 to 11 are given for the study, then the sale of 2006 will be taken as 100 and the percentage of sale for all the other year will be calculated in relation to the base year. Trend analysis basically एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टेक्निक है जिसमें हम एक चीज को बेस मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स का डेटा दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स का डेटा आपको दे रखा है 2006 से 2011 का, तो अब हमें सिर्फ सेल्स का ट्रेंड देखना है कि 5 साल में सेल्स का ट्रेंड क्या रहा है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। बेसिकली कॉमन साइज में हम क्या लेते थे, एक टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी को हम क्या लेते थे, बेस लेते थे और उसके साथ में बाकी आइटम्स का रिलेशन निकालते थे। यहाँ पे हमें रिलेशन नहीं निकालना, यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल आइटम दे रखा होगा और उसके 5-6 साल के डेटा आपको गिवन होंगे। आपको सिर्फ यही करना है, उस इंडिविजुअल आइटम के जो डेटा दे रखे उसमें से एक को आपको लेना है बेस और बाकी के जितने भी ईयर के डेटा दे रखे उसको उस बेस ईयर के साथ में कंपेयर करना है और ये देखना है कि कंपैरिजन क्या ट्रेंड शो कर रहा है, इंक्रीज शो कर रहा है, डिक्रीज शो कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग शो कर रहा है। तो बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस हमें ट्रेंड बताता है कि पिछले 5 साल में आपकी सेल का क्या ट्रेंड रहा, वो बढ़ रही है या कम हो रही है या फ्लक्चुएट हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है या कभी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अपन ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन ले रहे हैं। कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ एक्स लिमिटेड टेकिंग 2007 एज अ बेस एंड इंटरप्रिटेड देम। अब आपको 2007 से लेके 2011 का डेटा दे रखा है और वो आपको ये कह रहा है आपको बेस ईयर लेके चलना है 2007 को। सेल्स का अलग से ट्रेंड परसेंटेज निकालना है, स्टॉक का अलग से निकालना है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अलग से निकालना है। सबसे पहले अपन निकालते हैं सेल का। तो यहाँ पे आपका जो बेस ईयर है वो है 2007। तो सबसे पहले आप सेल का अमाउंट लिख दो 2007 से 2011 तक। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं ट्रेंड परसेंटेज। तो हमेशा बेस ईयर का ट्रेंड परसेंटेज कितना लेना है, 100। हमने 100 लिख दिया। अब आपको बेस ईयर को बाकी के जो भी दूसरे ईयर्स दे रखे हैं उनके साथ में कंपेयर करना है। जैसे 2007 का कंपैरिजन करना है 8 के साथ, फिर करेंगे 2007 का 9 के साथ, फिर करेंगे 2007 का 10 के साथ, फिर करेंगे 2007 का 11 के साथ। अब 2007 में सेल थी 1881 और 2008 में होगी 2340, तो कितने का डिफरेंस आया, 459। तो ये तो आया अमाउंट में, बट कितने परसेंट का चेंज आया तो वो हम कैसे देखेंगे, 2340 माइनस 1881, कितने का डिफरेंस है, 459 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100। तो 24% का चेंज आ रहा है। तो पहले सेल अगर 100 थी, अब 24% से बढ़ गई तो कितनी सेल हो गई, 124। तो 2008 में क्या लिखा है, 124।
तो यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकलता है कि चेंज इन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ बेस ईयर या डेटा ऑफ बेस ईयर इनटू 100। अब 2007 का कंपैरिजन करेंगे 2009 के साथ में, तो आपको सेल दे रखी है 2655 और बेस ईयर की कितनी है 1881, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 774। ये तो आ रहा है अमाउंट में। अब अपन परसेंटेज में निकालते हैं कि 774 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली 41% का चेंज आ रहा है। तो अब अपन देखेंगे बेस ईयर में 100 थी, फिर 41% से बढ़ गई, तो 2009 में कितनी होगी 141, 100 प्लस 41। अब 2010 के साथ करते कंपैरिजन, तो 3021 थी और बेस में कितनी थी 1881, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 1140। अब कितने परसेंट से बढ़ी है, तो चेंज इन अमाउंट 1140 डिवाइडेड बाय सेल ऑफ बेस ईयर 1881 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली 61% आ रहा है। तो पहले 100 थी, फिर 61 से बढ़ गई, तो टोटल सेल कितनी हो गई आपके 161। फिर अपन 2011 में देखते हैं कि सेल कितनी है 3768, बेस ईयर में कितनी थी 1881, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 1887। अब अपन परसेंटेज में देखते हैं तो 1887 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100, मतलब 100% का चेंज आ रहा है। तो पहले 100 थी, फिर 100% से बढ़ गई, तो अब सेल कितनी होगी 200%। तो यहाँ पे कितना लिखा है 200%। सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना है स्टॉक में, कि पहले 2007 में स्टॉक कितना था 709, उसको तो आपको क्या लेना है बेस। अब आप 2008 के साथ कंपेयर करो, 9 के साथ करो, 10 के साथ करो, 11 के साथ करो। सबसे पहले 9 के साथ करते हैं, तो 781 है 9 में और बेस में कितनी है 709, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 72 का। अब आप देखो ये कितना परसेंट बढ़ी है, तो अपन परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि चेंज इन अमाउंट अपॉन बेस ईयर अमाउंट इनटू 100, तो चेंज कितना आ रहा है 72, बेस ईयर कितना है 709 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली 10% आ रहा है। तो पहले स्टॉक 100 था, फिर 10 से बढ़ गया, तो अब स्टॉक कितना हो गया 110। फिर चलते 2009 में, तो आपका स्टॉक है 816, बेस ईयर में कितना था 709, तो कितने का चेंज आया 107 रुपए का। कितने का चेंज आया 107 रुपए का। अब अपन इसमें परसेंटेज में देखते हैं, तो चेंज इन अमाउंट 107 डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट 709 इंटू 100, मतलब 15% से स्टॉक बढ़ा है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ बेस ईयर में 100 था, फिर 15% से बढ़ गया, तो अब मेरा कितना हो गया 115। इसी तरीके से 7 का कंपैरिजन 10 के साथ करेंगे और 11 के साथ में करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखते हैं, 2007 में आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 321, जिसको आपको परसेंटेज क्या लेना है इसका 100। अब ये नेक्स्ट ईयर बढ़ के कितना हो गया 435, तो 435 माइनस 321, तो आपके अमाउंट आता है 114। तो ये तो आया अमाउंट इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हुआ 114, पर कितने परसेंट से चेंज हुआ, तो ये कैसे पता चलेगा 114 डिवाइडेड बाय 321 इंटू 100, 36% से। तो अगर पहले मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था, अब 36 से बढ़ गया, तो अब कितना होगा 136। अब नेक्स्ट 2009, अब हम 2007 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे 2009 के साथ में, तो 2009 में कितना हो गया 458, बेस में कितना था 321, मतलब कितने का चेंज आया 137। ये तो आया अमाउंट में। अब अपन को यहाँ पे देखना है कितना परसेंट चेंज आया, तो 137 डिवाइडेड बाय 321 इंटू 100, 43% का चेंज। कि अगर पहले मेरे 100 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो 42% 0.67 राउंड ऑफ करते तो आ जाता है 43, से बढ़ गया है, तो अब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा तो 143%। अब सेम आपको 2007 का कंपैरिजन 10 के साथ करना है और 11 के साथ में करना है। ये है आपके ट्रेंड एनालिसिस। वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि एक कंपनी जो है उसके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या मेथड अवेलेबल है। फर्स्ट इज कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कंपेरेटिव, हमें यहाँ पे क्या करना है दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करना है। तो कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट वो टेक्निक है जिसमें आपके पास में 2 साल के
बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल होंगे और जिनको आपको आपस में कंपेयर करना है और ये देखना होता है कि अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. इट इज कॉल्ड कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट. द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. The element of financial position are shown in comparative form so as to give an idea of financial position as 2 or more period. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 2 साल के डेटा गिवन होंगे जिसको आपको आपस में क्या करना है, कंपैरिजन करना है. From practical point of view, generally two financial statement, balance sheet, income statement are prepared in comparative form for the financial analysis purpose. It shows. अब comparative statement आपको क्या बताता है? फर्स्ट, एब्सोल्यूट फिगर, मतलब सबसे पहले तो आपको 2 साल का अमाउंट गिवन होगा. चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर, उन 2 साल के अमाउंट में क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं. एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज, अब वो इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे तो कितने परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे, इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म ऑफ परसेंटेज. तो ये होता है आपका कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट. Now we take an example of comparative size statement. From the following information, prepare a comparative size balance sheet of Dipti Limited. आपको Dipti Limited की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपको 2 साल के डेटा गिवन है, ईयर 2011 एंड ईयर 2010. इक्विटी शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. तो बेसिकली जब भी आप कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें 5 कॉलम आपको बनाने पड़ते हैं. फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम होता है प्रीवियस ईयर, थर्ड कॉलम होता है करंट ईयर, फोर्थ कॉलम होता है आपके चेंज इन अमाउंट और लास्ट कॉलम होता है आपके चेंज इन परसेंटेज. सबसे पहले आपको एसेट्स लिखनी है, उसके बाद में आपको सारी लायबिलिटीज लिखनी है. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में एसेट्स क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स हैं. तो ये तीनों एसेट्स आपने यहाँ पे लिख दी. इसके बाद में लायबिलिटीज क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन एंड करंट लायबिलिटी. तो ये लायबिलिटीज आपने यहाँ पे लिख दी और इनके दोनों साल के अमाउंट आपने लिख दिए. अब हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं. फिक्स एसेट 60 लाख रुपए थी और 72 लाख हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई. तो कितने से इंक्रीज हुई, 12 लाख से. तो एब्सोल्यूट चेंज तो कितना आया, 12 लाख. अब ये कितने परसेंट का चेंज आया, मतलब कितने परसेंट से बढ़ी. तो 12 लाख 60 लाख का कितना परसेंट है, हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा. तो फॉर्मूला लगेगा 12 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100. तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20%. इन्वेस्टमेंट 10 लाख थे और 10 लाख किए, इसका मतलब नो चेंज, ना इंक्रीज ना डिक्रीज. करंट एसेट्स 30 लाख से 21 लाख, मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कितने से, 9 लाख से. तो ये तो आ गया एब्सोल्यूट अमाउंट. अब हम यहाँ पे देखते हैं कितने परसेंट से चेंज हो रही है. तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 मतलब 30%. तो हमारी टोटल एसेट्स बनती है 1 करोड़ और 1 करोड़ 3 लाख. तो कितने का चेंज आ रहा है, 3 लाख का. तो 3 लाख 1 करोड़ का कितना परसेंट हुआ कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100. तो कितना आएगा, 3%. सेम आपको लायबिलिटी में करना है. इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख 50 लाख, नो चेंज. रिजर्व एंड सरप्लस 10 से 12 लाख, मतलब 2 लाख इंक्रीज और 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100. जब आप परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100. सेम लॉन्ग टर्म लोन में 10 लाख थे और 11 लाख हो गए, इसका मतलब 1 लाख का लोन आपने और लिया है. तो और कितने का चेंज आ रहा है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 10%. तो यहाँ पे आपके टोटल आ रही है 1 करोड़ और 1 करोड़ 3 लाख. तो इसको देख के आप क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो कि कंपनी की करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है जबकि फिक्स एसेट्स बढ़ रही है. और यहीं पे हम देखें तो कंपनी ने न तो शेयर इशू किए हैं न ही शेयर्स का रिडम्पशन किया है और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर किया गया है. तो यहाँ पे हम इस कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट के बेसिस पे ये इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं कि कंपनी ने 12 लाख की एसेट्स परचेज किए जबकि करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है. करंट एसेट्स डिक्रीज कुछ भी कारण से हो सकती है, हो सकता है उसने अपना स्टॉक सेल आउट किया हो सकता है उसके डेटर्स
कम हो गए हो, पहले 10 लाख के डेटर थे फिर 8 लाख के हो गए, इसका मतलब उसके करंट एसेट्स कम हो गई, इसका मतलब कंपनी के पास में कैश आया और उस कैश का यूज उसने किस लिए कर लिया, फिक्स एसेट्स परचेज करने में। और इस साल ना तो उसने शेयर्स इशू किए न ही रिडम्पशन किया है, और उसका जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पार्ट उसने रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट के बेस पे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। We discuss with the common size statement. सेकेंड मेथड जो है फाइनेंशियल एनालिसिस का वो है कॉमन साइज। कॉमन साइज इसका मतलब आप एक समझ रहे हो, एक कॉमन चीज एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में कॉमन चीज है, एक बेस है, उस बेस को हम यूज में लेते हुए क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड की टोटल या एसेट साइड की टोटल को बेस लेते हैं और उस बेस के बेसिस पे बाकी आइटम के साथ में उनका रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल एसेट्स है 10 लाख और फिक्स एसेट्स है 2 लाख, तो यहाँ पे हम ये रिलेशन निकालेंगे कि फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, जबकि P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो बेस लेते हैं वो हम लेते हैं सेल को, और वहां पे सारे के सारे जितने भी आइटम है, चाहे परचेज हो, चाहे वेजेज हो, ओपनिंग स्टॉक हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो सब सेल के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। The common size statement, balance sheet and income statement are shown in analytical percentage. The figure are shown as percentage of total assets, total liabilities and total sale. The total assets are taken as 100. अब हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स को क्या मान के चलते हैं, 100, और बाकी सब आइटम को उनके परसेंटेज की फॉर्म में वहां पे शो करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, फिक्स एसेट्स 2 लाख है और टोटल एसेट्स 10 लाख है, तो टोटल एसेट्स को माना अपन ने 100। अब आप देखो फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 मतलब 20, तो 100 में से 20% तो किसका पार्ट हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का। उसी तरीके से बाकी एसेट्स और लायबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसी मेथड को हम एक एग्जांपल से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आपको क्वेश्चन दे रखा है, द बैलेंस शीट ऑफ एस एंड कंपनी एंड के एंड कंपनी आर गिवन एज फॉलोज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये पूरी की पूरी आपको बैलेंस शीट दे रखी है और कह रहा है कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनी विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब जब अपन बैलेंस शीट बनाने आते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो सबसे पहले हम एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी को भी दो पार्ट में करेंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड करंट लायबिलिटी। इसके बाद में फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, बुक डेब्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, ये सब आ रही करंट एसेट्स में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आ रहे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में। बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, ये आ रहे आपकी करंट लायबिलिटी में। तो सबसे पहले तो आपको इनका अमाउंट लिखना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस एंड कंपनी की, तो सबसे पहले आपको इनका अमाउंट लिखना है जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखो टोटल एसेट्स कितनी आ रही है, 4,38,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 80,000, तो हम क्या करेंगे, इस 4,80,000 टोटल एसेट्स को बेस लेंगे, तो इसके आगे हमने लिख दिया 100। अब हम देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100, तो कितना आ रहा है 18.26। उसी तरीके से अपन प्लांट एंड मशीनरी का निकालेंगे कि 3,34,000 है और टोटल एसेट्स कितनी है, 4,38,000, तो मतलब 3,34,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100, 76.26। उसी तरीके से हम करंट एसेट्स का निकालेंगे, तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट आ रहा है 0.23%, इन्वेंट्री आ रहा है 2.28%, कैश एंड बैंक आ रहा है 1.83%। तो इसको देख के आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि हमारी जो टोटल एसेट्स है उसमें ज्यादातर पार्ट किसका है, फिक्स एसेट्स का। 94.52% पार्ट किसका है, फिक्स एसेट्स का, जबकि करंट एसेट्स बहुत ही कम है। इन्वेस्टमेंट तो ओनली 0.23% है, जबकि कैश केवल 1% है। इसका मतलब कंपनी के पास में लिक्विडिटी कम है, कंपनी ने अपना सारा पैसा किस में इन्वेस्ट किया है, फिक्स्ड एसेट्स में। उसी तरीके से लायबिलिटी में चलते हैं। टोटल लायबिलिटी साइड है 4,38,000, शेयर कैपिटल है एक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000, इक्विटी 150,
रिजर्व 14। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज है 27% है, इक्विटी का 34, रिजर्व एंड सरप्लस 3.19 और करंट लायबिलिटी में जो परसेंटेज है बिल्स पेबल का है 0.46, क्रेडिटर का है 2.74, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3.44, प्रपोज डिविडेंड है 2.98। तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि जो हमारी टोटल साइड लाइबिलिटी साइड है उसमें ज्यादातर पार्ट किसका है, रिजर्व एंड कैपिटल का। और कैपिटल भी कौन सी ज्यादा है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जबकि करंट लाइबिलिटी हमारे पास में बहुत ही कम है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि करंट लाइबिलिटी कम है, करंट एसेट्स भी कम है, तो कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन सही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है, कम है रेशियो में। फिक्स एसेट्स ज्यादा है और कैपिटल और रिजर्व का अमाउंट भी ज्यादा है। बैलेंस शीट में आप देखोगे लायबिलिटी साइड में तो सारे के सारी कैपिटल शेयर से बनी है, इसका मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी का खुद का है, बाहर के डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन कुछ भी कंपनी ने ज्यादा नहीं ले रखे हैं। लॉन्ग टर्म लोन केवल 26% आ रहा है, जबकि खुद की कैपिटल अगर हम ऐड करें तो 64% आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कंपनी में ज्यादातर पैसा खुद का लगा हुआ है। सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box, I will solve it.